हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मार्फन सिंड्रोम की। तो मार्फन सिंड्रोम के हम क्लिनिकल फीचर देखेंगे और इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो देखेंगे। और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि मार्फन सिंड्रोम ये होमोसिस्टिन्यूरिया से किस तरह सिमिलर होता है और इसमें फिर क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि मोस्टली फीचर इसके और इसके ये सेम होते हैं। इस वजह से जो फीचर डिफरेंट होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। और उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन भी कर लेंगे क्यों ऐसा होता है। तो देखिए ये मार्फन सिंड्रोम ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है विद वेरिएबल एक्सप्रेशन। तो इसमें वेरिएबल एक्सप्रेशन देखने को मिलता है और ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें अफेक्टिंग स्केलेटन, तो इसमें स्केलेटल सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, हार्ट टिश्यू अफेक्ट हो जाता है और आइज भी अफेक्ट हो जाती हैं। और इसमें जो जीन म्यूटेशन होता है, देखिए FBN1 जीन म्यूटेट होता है और क्रोमोसोम नंबर 15 पे ये FBN1 जीन प्रेजेंट होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट इन डिफेक्टिव फाइब्रिलिन 1। तो फाइब्रिलिन 1 जो होता है ये डिफेक्टिव हो जाता है। और ये फाइब्रिलिन 1 ये होता क्या है, तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है दैट फॉर्म्स अ शीथ अराउंड इलास्टिन एंड सिक्वेस्टर्स ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। तो देखिए ये क्या बताया जा रहा है कि ये फाइब्रिलिन 1 ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ये शीथ फॉर्म करता है इलास्टिन की तरफ, मीन्स इलास्टिन के चारों तरफ, और ये सिक्वेस्टर करता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को। तो ये हो गया हमारा फाइब्रिलिन 1। अब उसके बाद देखिए जब इसमें प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से हमको मार्फन सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें फाइंडिंग क्या होगी, तो फाइंडिंग देखिए टॉल एंड लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़, तो टॉल और लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगा। चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी हमको देखने को मिलेगी। इस चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी में देखिए दो तरह का देखने को मिल सकता है। पहला क्या है, पेक्टस क्रीनिटम। तो पेक्टस क्रीनिटम में क्या होता है, पिजन चेस्ट हमको देखने को मिलता है। ये देखिए ये चेस्ट देखिए ये अंदर चला गया, जबकि पिजन चेस्ट में ये बिल्कुल ऐसे बाहर आ जाता है, ऐसे ऐसे पिजन के नोज की तरह यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं पेक्टस क्रीनिटम या पिजन चेस्ट और पेक्टस एक्सक्वेटम। तो देखिए ये पेक्टस एक्सक्वेटम है, ठीक है ये। और हाइपर मोबाइल जॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं और लॉन्ग टैपरिंग फिंगर्स एंड टॉयज। तो लॉन्ग टैपरिंग फिंगर्स और टॉयज हमको देखने को मिलेंगे और इसी को हम बोलते हैं एरेक्नोडेक्टिली, ठीक है। और सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा। तो एओर्टा में देखिए जो हमारा ट्यूनिका मीडिया होता है ना, वहाँ पे नेक्रोसिस होती है और ये सिस्टिक तरह की दिखती है, तो इसी वजह से इसको बोले सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस ऑफ द एओर्टा। और एओर्टिक रूट एनोरिज्म हमको देखने को मिलेगा और ये एओर्टिक रूट एनोरिज्म रप्चर हो सकता है और एओर्टिक रूट एनोरिज्म डिसेक्शन भी हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, तो ये एओर्टिक रूट एनोरिज्म जो है या एओर्टिक रूट एनोरिज्म रप्चर जो है या एओर्टिक रूट एनोरिज्म डिसेक्शन ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ है। और माइट्रल वॉल प्रोलैप्स भी हमको देखने को मिल सकता है इसमें मार्फन सिंड्रोम में। और इंक्रीज रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के रिस्क बढ़ जाते हैं मार्फन सिंड्रोम की कंडीशन में। तो मार्फन सिंड्रोम में हमारा जो जीन म्यूटेशन होता है वो FBN1 जीन होता है। अब इस FBN में जो F है ना, इससे देखिए हम कई चीज़ को याद रख सकते हैं। F से देखिए FBN जीन, तो F याद हो गया। और ये देखिए ये 15 क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट होता है, ये याद हो गया। और इसमें जो डिफेक्शन होता है जिस प्रोटीन में, वो फाइब्रिलिन प्रोटीन होता है, ये डिफेक्टिव होता है। और ये देखिए मार्फन सिंड्रोम F से याद रख सकते हैं। तो देखिए F से हमारा क्या हो गया, मार्फन मीन्स मार्फन में F आया तो ये F। और FBN से हम जीन याद रख सकते हैं और F से 15 याद रख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर, और F से फाइब्रिलिन प्रोटीन हम याद रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हम पहले ही बताएं कि मार्फन सिंड्रोम की जो क्लिनिकल फाइंडिंग है ये सेम होती है, मिलती जुलती है होमोसिस्टिन्यूरिया से। तो होमोसिस्टिन्यूरिया में देखिए क्या होता है, हम होमोसिस्टिन्यूरिया पे भी बात कर चुके हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और होमोसिस्टिन्यूरिया में देखिए ये जो सिस्टाथियोन सिंथेज ये एंजाइम है ना, ये डिफेक्ट हो जाता है, इसकी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ये होमोसिस्टीन सिस्टोथियोनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो जब कन्वर्ट नहीं होगा तो ये बढ़ जाएगा। अब जब ये बढ़ता है तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ये देखने को मिलती हैं। तो देखिए क्या हुआ, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू सिस्टाथियोन सिंथेज डिफिशेंसी लीडिंग टू होमोसिस्टीन बिल्टअप, जो हमने यहाँ पे बताया वही कि इसकी डिफिशेंसी की वजह से इसका बिल्टअप हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन सिमिलर टू मार्फन सिंड्रोम, तो इसके प्रेजेंटेशन जो होंगे वो मार्फन सिंड्रोम से सिमिलर होंगे। जैसे पेक्टस डिफॉर्मिटी इसमें देखने को मिलेगी, तो पेक्टस डिफॉर्मिटी हमको यहाँ पे भी देखने को मिली थी। टॉल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इंक्रीज आर्म हाइट रेशियो, तो देखिए आर्म जो है ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी वजह से आर्म हाइट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज अपर लोअर बॉडी सिगमेंट रेशियो, तो अपर लोअर बॉडी सिगमेंट रेशियो जो होगा ये कम हो जाएगा, ठीक है। और एरेक्नोडेक्टिली हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी देखिए एरेक्नोडेक्टिली हमको देखने को मिला था। इसमें यही होता है कि लॉन्ग टैपरिंग फिंगर्स एंड टॉयज देखने को मिलता है।
और जॉइंट हाइपरलेक्सिटी देखने को मिलेगा, और स्किन हाइपर इलास्टिसिटी हमको देखने को मिलेगा, और स्कोलियोसिस देखने को मिलेगा, और फेयर कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी स्किन का जो कलर होगा वो फेयर होगा बिल्कुल, और नेचुरली फेयर होगा। तो ये हमको होमोसिस्टीनिया के वो देखने को मिले। ये तो हो गए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फाइंडिंग थी कॉमन, वो तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये मार्फन सिंड्रोम है, ये होमोसिस्टिन्यूरिया है। तो मार्फन सिंड्रोम में देखिए, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जबकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटेलेक्चुअल कंडीशन क्या है। तो ये नॉर्मल होता है मार्फन सिंड्रोम में, क्योंकि यहाँ पे जो है FBN1 जीन में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से फाइब्रिलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। बाकी ब्रेन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है, इस वजह से ये नॉर्मल होगा यहाँ पे ब्रेन की कंडीशन। और यहाँ पे देखिए, ये डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जो होमोसिस्टीन जो बिल्टअप हो गया बॉडी में, ये जाएगा हमारे ब्रेन में, और वहाँ पे ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर हो नहीं पाएगा, न्यूरॉन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। उसी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमको देखने को मिलती है, ब्रेन का फंक्शन कम हो जाता है। और वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो देखिए, यहाँ पे एओर्टिक रूट डायलेशन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फाइब्रिलिन प्रोटीन में प्रॉब्लम है, इस वजह से यहाँ पे एओर्टिक रूट डायलेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, थ्रोम्बोसिस हमको देखने को मिलेगी। थ्रोम्बोसिस क्यों देखने को मिलती है? ये होमोसिस्टिन जो है ना, ये जाके थ्रोम्बोसिस कॉज करता है, ये थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से थ्रोम्बोसिस यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी होमोसिस्टिन की वजह से। और लेंस डिसलोकेशन की बात करें तो देखिए, इसमें लेंस डिसलोकेशन अपर टेम्पोरल यानी अपवर्ड और आउटवर्ड होता है। ठीक है, मार्फन सिंड्रोम में। तो देखिए, FAN फैंस आउट, तो मार्फन्स फैंस आउट, तो इससे फैंस से आउट याद रख सकते हैं कि अपवर्ड और टेम्पोरल यानी अपवर्ड और आउटसाइड होता है इसका लेंस डिसलोकेशन। और जबकि होमोसिस्टिनिरिया में लेंस डिसलोकेशन होता है, ये बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें देखिए, डाउनवर्ड होता है और नेजल यानी मीडियल साइड। तो इसमें डाउनवर्ड नेजल या डाउनवर्ड मीडियल होता है, और इसमें अपवर्ड और टेम्पोरल होता है। तो देखिए, अगर हम इस सेंटर पॉइंट पे रखें तो देखिए, यहाँ से अपवर्ड और आउटसाइड, देखिए ये इधर गया, और इसको हम अपवर्ड या टेम्पोरल बोल दिए। और यहाँ से देखिए, ये अगर हम होमोसिस्टिनिरिया की बात करें तो ये देखिए, डाउनवर्ड और ये मीडियल या डाउनवर्ड और मीडियल। तो देखिए, इस तरफ आया डाउनवर्ड मीडियल, इसी को हम बोलते हैं डाउनवर्ड नेजल, क्योंकि ये नाक इधर है, यहाँ पे नाक मतलब ये बॉडी का सेंटर पॉइंट है। तो देखिए, ये अपवर्ड लेटरल और ये डाउनवर्ड मीडियल, ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है और होमोसिस्टिनिरिया में क्या होता है। दोनों में सेम क्लिनिकल फीचर क्या है वो हमने देखा, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमने यहाँ पे देख लिया।